जय हिंद आप सभी को। आज विक्टोरिया पाजर का प्रैक्टिस सेट नंबर 58 देखेंगे। इसके पहले का 1 से लेकर 57 तक पहले ही प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा चुके हैं। इसका स्पेशल प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, चेक कीजिएगा। तो जो भी आप लोगों में से किन्हीं का सेट छूट गया है बीच में 1 से 57 तक, जाके जरूर चेक कीजिए और जाके सभी सेट को देखिए अच्छे से, और सभी सेट को अच्छे से रिवीजन कीजिए, क्योंकि ये जो बुक है एनसीईआरटी पे आधारित है और बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस सभी एग्जाम में ना बहुत महत्वपूर्ण होगा। जितने भी अभी एग्जाम होने वाला है सभी एग्जाम में ना इस बुक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए हर सेट को, जो भी सेट छूटा है जाके देखिए उसको, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। इसका आपको पीडीएफ चाहिए, बोर्ड चाहिए, सारा उस पर जो है ना 1 से लेकर 57 तक आपको बोर्ड भी मिल जाएगा और सारा पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो जरूर ज्वाइन कीजिए। और इसका शाम में डेली 7 बजे टेस्ट होता है, सभी लोग शाम में 7 बजे। ये जरूरी नहीं है ना सिर्फ क्लास ही करवाते, इसका स्पेशल टेस्ट भी होता है। तो टेस्ट ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। और पता है ना कि एक बिहार पुलिस का टारगेट क्लास स्टार्ट हुआ है, होमवर्क सीरीज। अगर आप लोग में से कोई नहीं जुड़े हैं ना तो आके जुड़ जाइए, आप पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उसी में जो है डेली बिहार पुलिस का बिहार पुलिस का जो है ना टारगेट होमवर्क उसमें सेंड किया जाता है। आप लोग का टारगेट रहता है कि आप लोग को होमवर्क पढ़ना है, आप लोग को डेली होमवर्क मिलता है, उसी होमवर्क को आपको डेली पढ़ना है, रिवीजन करना है, और बाकी उसका क्लास भी आता है। तो क्लास को भी अच्छे से देखा कीजिए। जितना रिवीजन कीजिएगा ना उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा, एग्जाम में देखने को मिलेगा, आप बेहतर एग्जाम में कर पाइएगा। और शाम में टेस्ट भी होता है, शाम में 3 बजे होता है, बिहार पुलिस का स्पेशल टेस्ट होता है, और शाम में 7 बजे इसी का टेस्ट होता है। सभी लोग जो है ना टेस्ट दिया कीजिए। और चलिए क्लास को जो है हर जगह शेयर कर दीजिए, और क्लास को अगर लाइक नहीं किए लाइक ज़रूर कीजिए, और हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 58 स्टार्ट करते हैं। आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, कि दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में किस संस्था की स्थापना की गई थी, बताइए। कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में किस संस्था की स्थापना की गई थी। तो ए का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी है, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना किया गया था। कह रहा है क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में किस संस्था की स्थापना की गई थी। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। आप लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको सारा क्वेश्चन जो है ना याद करवा देंगे। बशर्ते आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा कि हम कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और कौन सा आंसर आपको दिया जा रहा है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कह रहा है कि सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिज्ञान शकुंतलम का। किसका है? अभिज्ञान शकुंतलम। इसका लेखक बोलेगा तो कौन है? कालिदास है, याद रखिएगा। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किस विद्वान ने तैयार किया था, बताइए। कह रहा है कि भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किस विद्वान ने तैयार किया था। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने तैयार किया था। कह रहा है कि भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किस विद्वान ने तैयार किया था। तो विंसेंट आर्थर स्मिथ ने तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताइए। कह रहा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, महादेव गोविंद नाडे ने किया था। तो कह रहा है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो महादेव गोविंद नाडे के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है कि रहनुमाई मजदयासान सभा का संबंध किस धर्म सुधार से संबंधित है, बताइए। कह रहा है कि रहनुमाई मजदासायन सभा का संबंध किस धर्म में सुधार से संबंधित है। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारसी धर्म से। क्या है? पारसी धर्म से, याद रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर क्वेश्चन को ध्यान पे वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता है, बताइए। कह रहा है कि महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता है। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल हरि देशमुख को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यंग बंगाल आंदोलन आरंभ किसने किया था, बताइए। यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किसने किया था। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी बिबियन रेजू ने किया था। तो कह रहा है यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किसने किया था। तो हेनरी बिबियन रेजू ने किया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि किस स्थल से प्रागैतिहासिक गुफा शैलचित्र मिले थे, बताइए। कह रहा है कि किस स्थल से प्रागैतिहासिक गुफा शैलचित्र मिले हैं। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भीमबेटका से। क्या है? भीमबेटका से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आई, कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में
लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ मिलता है किस वेद में, बताइए कहाँ से मिलता है। कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ मिलता है कहाँ से, तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद में मिलता है। कहाँ से, यजुर्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित था, बताइए। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित था, तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंचाई से था। क्या था, सिंचाई से। अब भाई क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यहाँ पे मिलान करना, हड़प्पीय स्थल दिया हुआ है और स्थिति दिया हुआ है, कौन सा हड़प्पीय स्थल, कौन सा स्थिति, कौन सा राज्य में स्थित है। तो इसका है देखिए 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो ये 11 है ना। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए इसको मिलाते हैं। ये 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है। क्या है, बी, 4 1 2 3। याद रखिए इसका जो राइट आंसर होगा, रंगपुर बोलेगा तो कहाँ है, रंगपुर जो है ना गुजरात में। याद रखिए रंगपुर कहाँ है, तो गुजरात में स्थित है। कालीबंगा बोलेगा तो कहाँ स्थित है, कालीबंगा जो है ये राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में। राखीगढ़ी बोलेगा तो कहाँ स्थित है, हरियाणा में। और मोहजोदड़ो बोलेगा तो कहाँ स्थित है, सिंध में स्थित है। याद रखिएगा रंगपुर बोलेगा तो गुजरात में स्थित है, कालीबंगा बोलेगा राजस्थान में स्थित है, राखीगढ़ी बोलेगा तो हरियाणा में, मोहजोदड़ो बोलेगा तो सिंध में स्थित है। अब एक क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है कि अक्सर किसे अंग्रेजी जल इंग्लिश वाटर कलर का जनक कहा जाता है, बताइए। कह रहा है अक्सर किसे अंग्रेजी जल का जनक कहा जाता है, तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है। क्या है, पॉल सैंडवी। कौन है यार इसका आंसर, पॉल सैंडवी। कह रहा है अक्सर किसे अंग्रेजी जल रंग का जनक कहा जाता है, पॉल सैंडवी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में प्राचीन पुस्तक मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से किया गया, बताइए। कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में प्राचीन पुस्तक मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किस नाम से किया गया है, तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए डी होगा, ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है कि प्राचीन भारत के इतिहास में महापाषाण का संबंध किससे है, बताइए। कह रहा है कि प्राचीन भारत के इतिहास में महापाषाण का संबंध किससे है, जो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण भारत से है। क्या है, दक्षिण भारत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के किस क्षेत्र को सिड्डन कहकर निम्नलिखित में से किसने संबोधित किया था, बताइए। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र को सिड्डन कहकर निम्नलिखित में से किसने संबोधित किया था, 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनान के लोगों ने किया था। क्या किया था, यूनान के लोगों ने। नेक्स्ट है इब्न बतूता ने किस शहर को पूर्वी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर कहा, बताइए। इब्न बतूता ने किस शहर को पूर्वी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर कहा, तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। क्या है, दिल्ली, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे कह रहा है कि पुरंदर की संधि किसके मध्य हुआ था, बताइए। पुरंदर की संधि किसके मध्य हुआ था, याद रखिए 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच हुआ था। और पुरंदर की संधि कब हुआ, 1765 में हुआ था। कब हुआ, 1765 में हुआ था पुरंदर की संधि, याद रखिएगा। और किसके बीच हुआ था, तो शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच हुआ था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। सॉरी यहाँ पे जो है ना 1665 होगा, यहाँ पे ना सुधार लीजिए, 1665 होगा। पुरंदर की संधि बोला 1665 में हुआ था, 1665 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था, शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच हुआ था। गलती से हो गया, 1665 होगा, ठीक है, याद रखिएगा। 11 जून 1665 को शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 18 पे, 1665 ईस्वी होगा, याद रखिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि किस एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसे ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी के मालों, व्यापारिक वस्तुओं और उसके भारतीय प्रशासन नियंत्रण स्थापित हो गया, बताइए। कह रहा है कि किस एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिससे ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी के मालों, व्यापारिक वस्तुओं और उसके भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित हो गया। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए 18 का बी होगा। क्या होगा, बी, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। क्या होगा, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया था, बताइए। कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया था, तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मैकाले। क्या होगा, लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट है कह रहा अमझोर की पहाड़ियों में पाइराइट्स की खान पाई जाती है, वह बिहार के किस जिले में है, बताइए। कह रहा है कि अमझोर की पहाड़ियों में पाइराइट्स की खान पाई जाती है, वह बिहार के किस जिले में स्थित है, तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतास में स्थित है। याद रखिए कहाँ, रोहतास में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 कि महानंदा एवं बागमती के बीच नदी समूह स्थित है, बताइए कौन सा समूह स्थित है। महानंदा एवं बागमती के बीच नदी समूह स्थित है, तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए 21 का ऑप्शन नंबर सी होगा, मेची, कोसी और कमला है। तो कह रहा है महानंदा एवं बागमती के बीच नदी समूह स्थित है, मेची, कोसी और कमला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाली तीव्र एवं आर्द्र हवाओं को केरल में किस नाम से जानते हैं, बताइए।
कह रहा है ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाली तीव्र एवं आर्द्र हवाओं को केरल में किस नाम से जानते हैं? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आम्र वर्षा। क्या होगा? आम्र वर्षा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इसमें भी मिलान करना है। इसमें सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 को मिलाना है। इसमें परियोजना दिया हुआ कौन सा नदी पे स्थित है? तो 23 का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, 23 का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? 23 का ए। इडुक्की बांध, या पता है इडुक्की बांध क्या है? पेरियार नदी पे। इडुक्की बांध बोलेगा पेरियार नदी पे स्थित है, बिल्कुल सही है। गांधी सागर बोलेगा बांध किस नदी पे? चंबल नदी पे। गांधी सागर बांध बोलेगा चंबल नदी पे स्थित है। और दुलहस्ती परियोजना बोलेगा किस नदी पे स्थित है? दुलहस्ती परियोजना बोलेगा तो चिनाव नदी पे। दुलहस्ती तो चिनाव। और हीराकुंड बांध बोलेगा हीराकुंड तो महानदी पे स्थित है। क्या किस नदी पे? महानदी पे, याद रखिएगा। इडुक्की बांध बोलेगा पेरियार नदी पे, केरल में स्थित है। गांधी सागर परियोजना बोलेगा तो चंबल नदी पे है। दुलहस्ती परियोजना बोलेगा तो चिनाव नदी पे है। हीराकुंड परियोजना बोलेगा तो महानदी पे। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 24 पे। कह रहा है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? बताइए, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्टाम्बोली ज्वालामुखी। क्या है? अस्टाम्बोली ज्वालामुखी कहा जाता है। नेक्स्ट है चेंचू जनजाति। चेंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन जीव की सुरक्षा से संबंधित है? बताइए। कह रहा है कि चेंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन जीव की सुरक्षा से संबंधित है? तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन श्रीशैलम। क्या है? नागार्जुन श्रीशैलम संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है कि निम्न में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? बताइए। कह रहा है निम्न में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भील है। क्या है? भील है, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसकी सिफारिशों के आधार पर केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय वितरण होता है? बताइए। कह रहा है किसकी सिफारिशों के आधार पर केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय वितरण होता है? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए, 27 का सी होगा। क्या होगा? सी, वित्त आयोग। क्या होगा? वित्त आयोग। और वही क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि खादी और ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। कह रहा है खादी और ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में स्थित है। कहाँ है? मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख है। क्या है? लद्दाख है। नेक्स्ट है कह रहा है कि राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? बताइए। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में की गई थी। कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक नहीं है? बताइए। शरीर में कौन सा रोग जो है अनुवांशिक नहीं है? या देखिए 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, या देखिए 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। रूबेला जो है अनुवांशिक रोग नहीं है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया अनुवांशिक रोग है। हेक्मोफीलिया ये अनुवांशिक रोग है। थैलेसीमिया भी क्या है? अनुवांशिक रोग है, याद रखिएगा। तो सिकल सेल एनीमिया अनुवांशिक रोग है, हेक्मोफीलिया अनुवांशिक रोग है, थैलेसीमिया अनुवांशिक रोग है, लेकिन रूबेला जो है ना अनुवांशिक रोग नहीं है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा है कि पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? बताइए। कह रहा है कि पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? याद रखिए 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? 1, 2, 3, 4। इसमें बाह्य दल भी सम्मिलित है, और पंखुड़ी भी सम्मिलित है, और पुंकेसर भी सम्मिलित है, स्त्री केसर भी सम्मिलित, लेकिन मूलांकुर सम्मिलित नहीं है। तो कह रहा है कि पुष्प के विभिन्न भागों में कौन सा सम्मिलित है? तो बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर ये सभी सम्मिलित है, लेकिन मूलांकुर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है? बताइए। किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उभयचर में नहीं पाया जाता है, लेकिन बाह्य कंकाल स्तनधारी में पाया जाता है, पक्षी में पाया जाता है, और कोन्ड्रीकाइटस में पाया जाता है। तो कह रहा है कि किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है? तो उभयचर में नहीं पाया जाता, लेकिन स्तनधारी, पक्षी और कोन्ड्रीकाइटस में बाह्य कंकाल पाया जाता है। इसमें आइए, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में मिलान कीजिए। इसमें मिलान करना है। इसका 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए, 34 का बी होगा। क्या होगा? बी। तो कॉपर सल्फेट में क्या होता है? कॉपर सल्फेट याद रखिए, इसका क्या है? कीटनाशी है। क्या है? कॉपर सल्फेट क्या है? कीटनाशी है। पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन जो है अनेक प्रकार का प्रतिजैविक है। क्या है? प्रतिजैविक है। यूरिया बोलेगा तो क्या है? उर्वरक है। एक भी मिल जाएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। यूरिया क्या है? तो उर्वरक है। मेलाथियान क्या है? तो मेलाथियान जो है ना फंगस नाशी है। क्या है? फंगस नाशी। तो कॉपर सल्फेट बोलेगा तो कीटनाशी, क से कॉपर सल्फेट, क से कीटनाशी होता है। आप पेनिसिलिन बोलेगा तो प से पेनिसिलिन, पर से प्रतिजैविक। यूरिया बोलेगा तो उर्वरक होगा। मेलाथियान बोलेगा तो क्या होगा? फंगस नाशी होगा। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है? बताइए। कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक है। क्या है? उत्पादक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पे कह रहा है कि मानव में वृक्क में किसके द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है? बताइए। कह रहा है कि मानवों में वृक्क में किसके द्वारा
घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो कह रहा है कि मानवों में ब्रिक में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है। अब भाई क्वेश्चन नंबर 37 पे, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। बताइए क्या होगा? अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो 37 का राइट आंसर, इसका बुक में आंसर जो है ना फाड़ दिया इसका, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लोहे के चूर्ण का। क्या होगा? लोहे का चूर्ण का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अवर सारणी। अवर सारणी में कौन सा तत्व सर्वाधिक यौगिक बनाता है? बताइए। कह रहा है कि अवर सारणी में कौन सा तत्व सर्वाधिक यौगिक बनाता है? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? कार्बन। क्या है? कार्बन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी है? बताइए। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी है? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कितने हैं? 24 है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कुल कितनी है? तो 24 है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? बताइए। कह रहा है कि कौन जो है ना एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किलो जूल ऊष्मा की इकाई नहीं है, लेकिन किलो कैलोरी ऊष्मा की इकाई है। कैलोरी ऊष्मा की इकाई है, वाट जो है ऊष्मा की इकाई है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो किलो जूल ऊष्मा की इकाई नहीं है, लेकिन किलो कैलोरी है, कैलोरी है, और वाट, ये सभी क्या है? ऊष्मा की इकाई है। नेक्स्ट है कह रहा है कि चिपको आंदोलन का कर्नाटक में दूसरा नाम क्या था? बताइए। चिपको आंदोलन का कर्नाटक में दूसरा नाम क्या था? याद रखिएगा। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? अपिको चालुवाली। इसका दूसरा नाम पूछा है ना। चिपको आंदोलन का कर्नाटक में दूसरा नाम क्या था? अपिको चालुवाली था। ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? बताइए। रेड डाटा बुक जो है किससे संबंधित है? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लुप्त पर्याय प्रजातियों की जानकारी के लिए। जो लुप्त पर्याय जो होता है ना, जो जो या तो जो जानवर पक्षी जो भी होता है विलुप्त हो रहा है, उसी को रेड डाटा बुक ने जारी करता है, एक बुक जारी करता है, लुप्त पर्याय प्रजाति की जानकारी के लिए जारी करता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 43 पे कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बताइए। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य का प्रकाश है। क्या है? सूर्य का प्रकाश। कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पॉलीमर नहीं है? बताइए। इसमें कौन जो है पॉलीमर नहीं है? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेप्टोलैक्टम पॉलीमर नहीं है, लेकिन नायलॉन पॉलीमर है, टेफ्लॉन पॉलीमर है, पॉलीस्टराइन पॉलीमर है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पॉलीमर नहीं है? तो नायलॉन पॉलीमर है, टेफ्लॉन पॉलीमर है, पॉलीस्टाइरीन पॉलीमर, लेकिन क्रेप्टोलैक्टम क्या है? पॉलीमर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45 पे कह रहा है कि वायु में ध्वनि की चाल अपेक्षा स्टील में ध्वनि की चाल क्या होगी? बताइए। कह रहा है कि वायु में ध्वनि की चाल की अपेक्षा स्टील में ध्वनि की चाल क्या होगी? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15 गुना होगा। क्या होगा? 15 गुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा का संबंध किस वस्तु से है? बताइए। यांत्रिक ऊर्जा का संबंध वस्तु के क्या है? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए, बी होगा, गति और स्थिति से है। तो यांत्रिक ऊर्जा का संबंध वस्तु के गति और स्थिति से है। यांत्रिक ऊर्जा का संबंध वस्तु के गति और स्थिति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पे कह रहा है कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बताइए। कह रहा है कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ये गलत है। इसमें क्या है? ये गलत है, त्याग नहीं करते हैं, तब सही होगा। इसमें सही क्या है? तो तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, बिल्कुल सही है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। ये तीनों कथन क्या है? सही है। लेकिन परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं? नहीं, त्याग नहीं करता है। तो आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर क्या होता है प्रवृत्तियों के बारे में? तो तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है। बाएं से दाएं जाएंगे, तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। ये तीनों कथन सही है, ए बी डी कथन सही है। नेक्स्ट है इसमें भी क्या करना है? मिलान करना है। निम्नलिखित योजनाओं का कार्यक्रमों का मेल कीजिए। निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का क्या करना है? मिलान करना। इसमें योजना दिया हुआ है, कार्यक्रम दिया हुआ है। तो बताइए इसमें कौन सा इसका इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, इसका क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। इसका सी नंबर राइट आंसर है। तो प्रथम योजना का संबंध किस कार्यक्रम से है? तो सामुदायिक विकास से है। क्या है? सामुदायिक विकास से, याद रखिएगा। प्रथम योजना का संबंध किससे? सामुदायिक विकास से है। द्वितीय योजना का बोलेगा तो इसका संबंध किससे है? किस कार्यक्रम से? इसका तीव्र औद्योगिकरण से है। किसका है? तो तीव्र औद्योगिकरण से है। तो प्रथम योजना बोलेगा सामुदायिक विकास, द्वितीय योजना बोलेगा तीव्र औद्योगिकरण, और तृतीय योजना का बोलेगा किससे है? तृतीय योजना का बोलेगा तो याद रखिएगा इसका होगा न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम से, न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम से है। और नेक्स्ट है चतुर्थ योजना। चतुर्थ योजना का संबंध किससे है? तो याद रखिए इसका होगा इसका है स्वावलंबन, एक सेकेंड,
पहला प्रथम योजना का संबंध बोलेगा तो सामुदायिक विकास से, बिल्कुल सही है। और द्वितीय योजना का संबंध बोलेगा तीव्र औद्योगिकरण से, बिल्कुल सही है। और तृतीय योजना का संबंध बोलेगा, तृतीय का जो है ना, तृतीय का बोलेगा तो आधारभूत योजना से है। तृतीय का जो है ना, ये गलत मिला। तृतीय योजना का जो संबंध है ना, तृतीय योजना का संबंध जो है इसका, तृतीय योजना का संबंध जो है क्या किससे है? तृतीय योजना आधारभूत संरचना से, आधारभूत उद्योग से। तृतीय योजना का संबंध आधारभूत उद्योग से, याद रखिएगा। और चतुर्थ योजना का बोलेगा तो किससे है? तो याद रखिए इसका होगा तो चतुर्थ का बोले तो इसका होगा न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम से है। और पंचम योजना का बोलेगा किससे होगा? स्वावलंबन एवं स्थिरता से होगा, याद रखिएगा। ये सभी का जो है ना कार्यक्रम याद रखिएगा। एक बार और इसको देख लीजिए। योजना है, कार्यक्रम है। देखिए, अगर प्रथम योजना का बात करें किससे होगा? प्रथम योजना का संबंध जो है ना सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास से, याद रखिएगा। अगर द्वितीय योजना का बात करें किससे होगा? द्वितीय योजना का जो है कार्यक्रम जो बोलेगा तो तीव्र औद्योगिकरण से है। और तृतीय योजना का बात करें, तृतीय योजना क्या होगा? तो आधारभूत उद्योग से। क्या? आधारभूत उद्योग से है। चतुर्थ योजना का बात करें किस कार्यक्रम से है? तो न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम से, न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम से है। अब पंचम योजना का बात करें, पंचम योजना का संबंध किससे है? तो स्वावलंबन एवं स्थिरता से, याद रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन रहेगा 49 पे। कह रहा है कि भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई थी? बताइए। कह रहा है कि भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई थी? 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1976 ईस्वी से। क्या होगा? 1976 ईस्वी से। क्वेश्चन नंबर 50 पे कह रहा है कारगिल स्मृति दिवस कब मनाते हैं? बताइए। कारगिल स्मृति दिवस कब मनाते हैं? 26 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाता है? 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है। आगे ये नोट्स दिया है, इसमें जगह कम था इसलिए नोट्स जो है कम है। देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु बनी समितियां एवं उसके अध्यक्ष है। अब ना पॉलिटी स्टार्ट हुआ है। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु बनी समितियां उसके अध्यक्ष है। तो संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू है। कौन है? जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। संघीय संविधान समिति का बोलेगा अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। और संघ शक्ति समिति का बोलेगा अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ये दोनों जो है ना, संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति दोनों का रखा कौन अध्यक्ष है? जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति का बोले कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति का बोले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा। तो संघीय संविधान समिति का जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति का जवाहरलाल नेहरू, संचालन का बोलेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रारूप समिति का बोलेगा तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और प्रांतीय संविधान समिति का बोलेगा वल्लभ भाई पटेल थे। ये सभी जो है ना पॉइंट इसको याद रखिएगा। तो ये सेट नंबर था 58। सेट नंबर 58 कंप्लीट हो गया। इसका शाम में 7 बजे टेस्ट दीजिए सभी लोग, और हर क्लास को जो है ना देखा कीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। कल प्रैक्टिस सेट नंबर 59 होगा। तो तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद। और क्लास को हर जगह शेयर जरूर कीजिएगा, और क्लास को जो है ना पूरा लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आपको जो है क्वेश्चन याद होगा। तो हर क्लास को ना अच्छे से देखा कीजिए। तो रहने देते हैं आज के लिए यहीं तक। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।